नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देवनागरी लिपि का मानकीकरण यह देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी नेट की इकाई नंबर 1 हिंदी भाषा एवं साहित्य की जो इकाई है, जिसमें हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का मानकीकरण या उसका स्वरूप यह बातें आती हैं। तो आज हम मानकीकरण के संबंध में कुछ जानकारी देखेंगे। देवनागरी लिपि का मानकीकरण है क्या, तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण और उसका स्वरूप अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि को पहले लोक नागरिक भी कहा जाता था या उसको हिंदी लिपि के तौर पर भी कहा जाता था। वैसे देवनागरी लिपि मराठी में भी इसका उपयोग होता है, यानी मराठी लिखने की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है और हिंदी लिखने की लिपि वही जो है देवनागरी लिपि। तो हिंदी लिपि और लोक नागरिक लिपि एक ही है, इस नाम से जाना जाता है उनको। लेकिन देवनागरी लिपि का मानकीकरण थोड़ा सा विवादास्पद है। ज़्यादातर विद्वान जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि हिंदी भाषिक वैज्ञानिकों का ये कहना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग जो था, या अर्थात वहाँ के जो नागर ब्राह्मणों के नाम से इस भाषा का या इस लिपि का जो नाम है नागरी पड़ा। और भाषा भेद किसी भी जीवित भाषा की जैसे प्रकृति होती है, जो भाषा जितनी जीवंत होती है उसमें समय काल जैसे बोलते हैं, स्थान का संबंध है या क्षेत्र का संबंध है, या उसका जो प्रयोग होता है या प्रकार्य जो होता है, उसके आधार पर थोड़ी सी हमें भिन्नता ज़रूर दिखाई देती है। लेखन भाषा के बदलते मौखिक रूप से अगर हमें जानना है तो उसकी स्थिरता अगर उसको प्रदान करनी है। परंतु इस इकाई में हम यह देखेंगे कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण एक सीमा तक एक परिवर्तनशील भाग रहा है। अब लेखन में कई स्तरों का व्यावहारिक बदलाव होता है और व्यावहारिक परक भिन्नता आती है। आज भी हमें ये दिखाई देती कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थलों में, विभिन्न लिपि में लिखा जाता है। लिपि मतलब हम लिखते समय हर एक का लिखने का तरीका अलग होता है, विभिन्न उसके प्रकार होते हैं। जैसे अ, क्ष, झ या भ, इस तरह जो वर्ण लिखे जाते हैं तो उसके लिखने के प्रकार भी विभिन्न हैं। पक्का, वक्ता जो शब्द हैं, इन शब्दों को लिखने के भी प्रकार अलग अलग हैं। इस विभिन्नता के कारण कभी कभी हमें ये लगता है कि लिखित भाषा जो अबोधगम्य भी हो जाती है। कई बार ये भी बताना कठिन हो जाता है कि कौन सा लिखा हुआ जो वर्ण सही है या अक्षर सही है, या कौन सा नहीं है या मान्य, जैसे हम प्रमाणित बोलेंगे, सर्वमान्य बोलेंगे, कौन सा अमान्य है या गलत है, ये भी हमें जानना है। क्योंकि इसमें जो मानकीकरण की जो भाषा होती है, जो सर्वमान्य है या जिसको प्रमाणित भाषा वैज्ञानिकों ने कहा है, वो किस तरह लिखना चाहिए ये हमें जानना होता है। लिपि चिन्ह की ये विभिन्नता, जैसे टंकन के समय में या टंकलित लिखित कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाई आती है, उत्पन्न करते। आज भी हिंदी अगर टाइप कर रहे हैं, देवनागरी लिपि टाइप कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्ष, ये अक्षर या वर्ण जो है वो टाइप करने में बहुत सारी कठिनाई आती है। आगे हम मानकीकरण की संकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके मानकीकरण के आधार पर भाषा या लिपि की जो विभिन्नता है और विभिन्नता के साथ एकता में स्थापित करना संभव है क्या, और संभव है तो किस तरह है, यह भी हम देखेंगे। देवनागरी लिपि के बारे में विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों ने तुलनापरक जैसे अध्ययन किया है, और बहुत सारे वैज्ञानिक भी हैं हिंदी भाषा को लेकर। किसी भी भाषा की अगर लिपि अच्छी रही या उसका आदर्श है हमारे सामने, तो कुछ शर्तें या कुछ मानदंड ज़रूरी हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उसके आधार पर हम मानकीकरण को या उस लिपि को अच्छा या बुरा या आदर्श कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ शर्तें देखेंगे देवनागरी लिपि के मानकीकरण के संबंध में। वह लिपि दुनिया के किसी भी भाषा को अंतरित करने की क्षमता रखती है, वह एक अच्छी लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण की जो अवस्था होनी चाहिए, स्वतंत्र वर्ण वहाँ प्रतीक होना चाहिए, तभी वो भाषा एक अच्छा या वो लिपि
एक अच्छा उदाहरण बन सकती है। किसी वर्ण प्रतीक से एक से अधिक ध्वनि उच्चरित न हो, जैसे अंग्रेजी में एक वर्ण से बहुत सारे वर्ण उच्चरित होते हैं, तो हम यहाँ हिंदी में ऐसा नहीं देखते, क्योंकि हिंदी की देवनागरी लिपि है, एक वर्ण के लिए एक ही उच्चारण होता है। ठीक है, शब्दों को लेकर लिपि का जो अर्थभेद नहीं होता, अलग अलग अर्थभेद कभी नहीं होता। जो अर्थ निहित है वही अर्थ स्पष्ट होता है। उस लिपि में भूमंडल की नीति होने की अर्हता हो, पात्रता हो। हम जब ये तथ्य देखते हैं तो इसके आधार पर देवनागरी लिपि निश्चित तौर पर एक वैज्ञानिक और सटीक बैठने वाली लिपि है, ये हम जान लेते हैं। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण मानकीकरण की दिशा की जो या दिशा का जो प्रवास है वो थोड़ा सा उलझा हुआ हमें दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने कुछ इसके लिए सुझाव भी दिए हैं कि मानकीकरण की लिपि जो है, देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण है या उसका जो प्रवास है अभी तक का, उसके बारे में कुछ सुझाव दिए। इसमें क्या शर्तें होनी चाहिए या किस इसमें और बदलाव हम क्या कर सकते हैं। तो शिरोरेखा के प्रयोग को अनिवार्य कर देना चाहिए, अर्थात कि वर्णों के बीच भेद किया जा सकेगा। शिरोरेखा के अभाव में जैसे ध, घ, ख, व, र, व, म, भ का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। तो कुछ यहाँ सुझाव दिए हैं, जिसमें अगला सुझाव ये है कि ध्वनियों के उच्चारण में एक रूपता अति आवश्यक है। इस लिपि के वर्णों की द्विरूपता को समाप्त कर देना चाहिए। द्विरूप अर्थात जैसे उदाहरण के लिए अगर बोलना है अ, क्ष, था, न, झ, ट, ल, तक, त, त्र, ऐसे कुछ वर्ण हैं जिसकी द्विरूपता है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। संयुक्त वर्णों का प्रयोग संयोग लेखन उच्चारण जैसे लाघवता या उसकी तीव्रता को दर्शाता है, इसे भी बनाए रखा जाए। जैसे संयुक्त जो वर्ण है, जैसे क्ष है, त्र है, ज्ञ है, या हम जैसे गे बोलते हैं हिंदी में, तो ये कुछ जो वर्ण हैं जो संयुक्त आते हैं, इसकी तीव्रता को भी बनाए रखना चाहिए। वर्णों को संयुक्त करने की प्रक्रिया चाहे आसपास हो या थोड़ी सी हम ऊपर नीचे हो सकती है, दोनों ही स्थितियों में वैज्ञानिक होनी चाहिए। जैसे मिट्टी, लट्टू, ऐसे जो शब्द है, तो इसके लिए थोड़ा सी प्रक्रिया, संयुक्त करने की प्रक्रिया आसपास होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में र ध्वनि के चारों प्रयोग वस्तुतः अलग अलग न होकर र को जैसे कोणीय परिवर्तन मात्र है, जैसे इनका प्रयोग हुबहू किया जाए। र एक ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, लिखते समय भी। मराठी में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, हिंदी में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो उसका हुबहू जो प्रयोग होता है वो किया जाना चाहिए। र का चौथा प्रयोग मूर्धन्य वर्णों में किया जाता है, जैसे राष्ट्र, ट्रक या ड्रम आदि जैसे शब्दों में यह प्रयोग होता है, जैसे मूर्धन्य वर्णों में। अब यहाँ संज्ञा शब्दों के अंत में ई, जो बड़ी ई है, ई का प्रयोग होना चाहिए, जैसे ई का नहीं, जैसे हम भलाई, पिटाई, कमाई, पढ़ाई, ये जो शब्द होते हैं, इस शब्दों के अंत में जो ई आती है तो वो बड़ी वाली ई आती है। नासिक ध्वनियों एवं उनमें प्रयुक्त वर्ण प्रतीकों के संयोग को लेकर यदि सहज या हम थोड़ा सा सजग रहें तो इनमें किसी भी प्रयुक्त को हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी प्रतीक एक दूसरे से अलग हुए हैं, अर्थभेदक है। नासिक वर्णों को अनुस्वार तथा अनुनासिक में बांटा जाता है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में नाक की जो भूमिका होती है, अनुनासिक या नासिक ऐसे शब्द जो प्रयोग होते हैं, या हम जैसे नाक से जो उच्चारण करते हैं जिसका ध्वनि निकलता है, जबकि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक और मुख दोनों का सहयोग होता है। अनुस्वार के जो होते हैं उससे नाक से ध्वनि उच्चरित होती है, और अनुनासिक में थोड़ा सा नाक और मुख से, ये दोनों से जो प्रयोग होता है या उसका सहयोग होता है, ये हमें देखना है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में बिंदी या बिंदु के प्रतीक का प्रयोग होता है, जबकि नासिक ध्वनियों के लिए जैसे
अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो वो हमें इस पर ध्यान देना है। अनुस्वार ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षरों के रूप में जानी जाती है, जबकि अनुनासिक ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। अनुस्वर ध्वनियाँ या जो पंचम अक्षरों के लिए प्रतिस्थापक प्रतीक बिंदी या जो बिंदु लगाते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं अर्ध पंचमाक्षर का प्रयोग भ्रम का कारण हो सकता है, परंतु यह प्रयोग वैज्ञानिक है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो हमें थोड़ा सा बिंदुओं की तरफ ध्यान देना है, जहाँ पर अनुनासिक ध्वनियाँ आती हैं और अनुस्वर आते हैं, तो वहाँ हमें देखना है। अब मानकीकरण से हमें ये देखना है कि मानकीकरण के अलग अलग स्वरूप हैं, और मानकीकरण से ये तात्पर्य ये है कि हम भाषा को अधिक स्थिर करने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं या मानकीकरण का प्रयोग करते हैं। तो उसके संप्रेषण में जैसे वृद्धि होती है, उसका प्रयोग अधिक जैसे बोधगम्य हमें लगता है। अब इस मानकीकरण के तात्पर्य से हम समझ सकते हैं कि जैसे आ ध्वनि है या आ ध्वनि की लिपि चिन्ह, जैसे आम है, काम है, कन है, बच्चा है या सत्य है। तो आम की पहली ध्वनि हम बोलते हैं कि आ है, जैसे पूर्ण स्वर लिपि द्वारा लिखा गया है। इसी आ ध्वनि को काम शब्द में मात्रा जो है मात्रा लगाई जाती है, तो चिन्ह द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। अर्थात आ ध्वनि के लिए दो लिपि चिन्ह है। हम एक तरह से आ ध्वनि या आ लिखते ही हैं या उसकी सिर्फ मात्रा लिखते हैं आ। तो यहाँ पर हमें देखना है कि काम में सिर्फ ये जिसको काना बोलेंगे या मात्रा लगाई हुई है, और आम में वह अक्षर या वर्ण स्वर लिखा गया है। तो मानकीकरण से ये तात्पर्य है कि हमें किस तरह जो शास्त्र शुद्ध पद्धति से संप्रेषण करने के लिए भाषा की लिपि को व्यवहार में लाना है, सहयोग देना है या उसका प्रयोग करना है। तो हमें ये तथ्य समझना पड़ेगा कि मानकीकरण या लिपि है जो जिस तरह उच्चरित होती है, जिस तरह लिखी जाती है, प्रमाणित है, उसका प्रयोग वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अगले वीडियो में हम मानकीकरण का जो स्वरूप है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।